Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हिंदी की इस कड़ी में आज हम अपना जो अगला सेशन है वो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो सारी देख ली होंगी, ठीक? अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने सब कुछ पढ़ा वो स्वरों के बारे में था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो व्यंजनों के बारे में है। ठीक है, हमने वर्णमाला से शुरू जैसे किया तो वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं वो सारे पढ़े। वर्णमाला के अंतर्गत दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। वो हमने पहले अपने स्वरों को कंप्लीट किया। स्वरों के जो वर्गीकरण था, जो उनकी संख्या थी और जो उनका उच्चारण स्थान था वो हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम इस सेशन में जो शुरू करने वाले हैं वो अपना व्यंजन शुरू करने वाले हैं और आप सभी सीरियस होके इस वीडियो को देखें और अंत तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वो ज्यादातर नहीं होंगी। ठीक है, जो ज्यादातर क्या होंगी वो नहीं होंगी। जैसे कि आपने स्वरों का कोडिंग सिस्टम पढ़ा, ऐसे ही आप व्यंजनों का भी कोडिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए और देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। चलिए, कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपनी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें से एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। एक होते हैं अपने स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वरों के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा पढ़ने के लिए। तो आप कृपया करके ये पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो अपना व्यंजन के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी बात करें कि भाई स्वरों को जो है संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं या स्वरों को और दूसरा नाम क्या है, कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है ना। तो स्वरों को अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वरों को अच भी कहा जाता है। और आपका जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। और स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो व्यंजनों को हल कहा जाता है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, मौखिक बात थी, आपको पता चल गया। चलिए, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो व्यंजन शब्द जो बना है वो किस तरीके से बना है, किन दो शब्दों के मेल से बना है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इन सभी बातों को जान लेते हैं। ठीक है, व्यंजन, अगर देखें हम बात करें व्यंजन, तो इस व्यंजन के भी अपने यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। ठीक है, दो अर्थ होते हैं। एक तो व्यंजन होता है जो पकवान वगैरह होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पकवान होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कह सकते हैं एक तरीके से जो विभिन्न प्रकार के पकवान होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक, और दूसरा व्यंजन होते हैं अपने वर्ण वाले। कौन से होते हैं? वर्ण वाले होते हैं। तो हमें पकवान से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है? उन वर्णों से मतलब है, उस व्यंजन के उस रूप से मतलब है जो वर्ण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए, व्यंजन की अगर हम बात करें कि किन दो शब्दों के मेल से बना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक इसमें शब्द है वी और दूसरा इसमें शब्द क्या है? अंजन है। दूसरा शब्द क्या है इसमें? ये अंजन है। वी का मतलब होता है विशेष, ये एक उपसर्ग है, और अंजन का मतलब होता है काजल। अंजन का मतलब क्या होता है? काजल होता है। ठीक है, जैसे आंखें काजल के बिना अधूरी होती हैं, उसी प्रकार से अपनी जो वर्णमाला है वो व्यंजनों के बिना क्या होती है? अधूरी होती है। ठीक है, और वी मतलब हो गया एक विशेष प्रकार का। एक काजल नॉर्मल हो गया और एक काजल ऐसा जो विशेष प्रकार का हो, जिसको विशेष रूप से तैयार किया गया हो। ठीक, तो इसके शब्द के अर्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपका यण संधि में बनता है वी प्लस अंजन से व्यंजन। ठीक, ये तो हुआ इस शब्द के बारे में। हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात करते हैं? इसकी हम परिभाषा की अगर बात करें, आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहली परिभाषा क्या बनेगी? देखो, पहली परिभाषा बनेगी, इसकी कई सारी परिभाषाएं बन सकती हैं, तो इसलिए आप पहली परिभाषा को देखिएगा। ये पहली परिभाषा बनेगी कि भी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो अपनी स्वर तंत्री होती है, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार का अवरोध होता है। विभिन्न प्रकार का क्या होता है?
अवरोध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये पहली परिभाषा हुई। ठीक, दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, सीधी सी परिभाषा बनेगी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से लिखे जाने वाले वर्णों को भी हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वर मदद करें या जिनके लेखन में स्वर मदद करते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कह सकते हैं यहां पर कि स्वरों की सहायता से, ठीक है, लिखे तथा बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं भाई, अपने व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इनकी इसमें बनेगी। ठीक है भाई, चलिए अब हम सभी लोग जानते हैं कि भाई हमने ये क्यों बोला कि स्वरों की सहायता से लिखे तथा बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वो इसलिए बोला क्योंकि हम देखते हैं अगर हम किसी भी स्वर का अगर उच्चारण करते हैं या किसी भी स्वर को अगर हम लिखते हैं तो प्रत्येक व्यंजन में, सॉरी मैंने स्वर के उच्चारण नहीं बल्कि व्यंजनों का उच्चारण देखेंगे, व्यंजनों का उच्चारण व्यंजनों के लेखन में। तो व्यंजनों के उच्चारण और व्यंजनों के लेखन में कौन मदद करते हैं, अपने स्वर मदद करते हैं। अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक व्यंजन में चाहे वो कोई सा ही व्यंजन क्यों ना हो, प्रत्येक व्यंजन में, तो प्रत्येक व्यंजन में अपना जो ये ए स्वर होता है ये मदद करता है प्रत्येक में। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी अपना व्यंजन क्यों ना हो, तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में भी और प्रत्येक व्यंजन के लेखन में भी ये जो ए है, ठीक है, ये स्वर क्या करता है, मदद करता है। तो अब ये स्वर क्यों मदद करता, भाई दूसरे भी तो है स्वर, दूसरे वाले क्यों नहीं आते। ठीक है, दूसरे वाले क्यों नहीं आते, दूसरे वाले जो हैं वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि ये आपका कैसा है, ये आपका अमात्रिक स्वर है। कैसा स्वर है ये आपका, अमात्रिक स्वर है। अमात्रिक होने के कारण ये आपका प्रत्येक व्यंजन में संयुक्त रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैसे पहचानेंगे कि भी व्यंजन में किस व्यंजन में ये है, किस व्यंजन में ये नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ये रूप देखना होगा कि व्यंजन जो हैं वो अपने दो रूपों में व्यक्त किए जाते हैं। व्यंजन अपने कितने रूपों में व्यक्त किए जाते हैं, दो रूपों में व्यक्त किए जाते हैं। अगर हम पहले रूप की अगर बात करें, जब इनकी उत्पत्ति वगैरह हुई, अगर संस्कृत को अगर हम आधार बनाएं तो एक निकल के आते हैं अपने शुद्ध व्यंजन। कौन निकल के आते हैं, शुद्ध व्यंजन निकल के आते हैं। ठीक, और एक आते हैं अपने जिनको हम बोलते हैं केवल व्यंजन बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि भाई शुद्ध व्यंजन और व्यंजन में क्या अंतर है, तो बेटा अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है, ये जो शुद्ध व्यंजन होता है, ये जो शुद्ध व्यंजन होता है ये स्वर रहित होता है। क्या होता है, ये स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है। जबकि ये जो व्यंजन होता है, जबकि ये व्यंजन होता है तो ये आपका स्वर सहित होता है। कैसा होता है, स्वर सहित होता है। ठीक, तो हम कह देंगे भी इस वाले जो शुद्ध व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता है, जबकि ये जो व्यंजन होता है इसमें अपना स्वर होता है। कैसे पहचान करेंगे, वो सरल है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये मैंने इसे यहाँ पर कै लिख दिया और इसके नीचे मैंने क्या लगाया, ये हल लगाया। अब हल लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी स्वर होता है वो हम उसको हटा देते हैं। ठीक, तो अब इसमें ए स्वर था लेकिन हमने यहाँ पर हल लगा दिया, जिसके चलते ये अब अपना शुद्ध व्यंजन बन गया। तो जिस व्यंजन के नीचे भी ये हल लगा मिलेगा आपको तो वो कहलाता है आपका शुद्ध व्यंजन। ठीक है, और जिस वर्ण पर ये हल का प्रयोग किया जाता है वो पूरा वर्ण जो कहलाता है वो कहलाता है हलंत कहलाता। पूरा वर्ण वो क्या कहलाता है, हलंत। इस हल का प्रयोग केवल और केवल व्यंजनों के साथ ही किया जाता है, इसका प्रयोग स्वर के साथ नहीं किया जाता। इस हल का प्रयोग कभी भी किसके साथ नहीं किया जाता है, स्वर के साथ नहीं किया जाता। इसलिए व्यंजन को दूसरे रूप में
हल कहा जाता है और व्यंजन संधि को दूसरे नाम से जानते हैं और वो दूसरा नाम क्या है? वो दूसरा नाम है उसका हल संधि। क्या है दूसरा नाम? हल संधि। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई? क्यों भाई? होगी ना। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूंगा, कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भी निम्न में से कौन सा शुद्ध व्यंजन है, कौन सा शुद्ध व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन की आपको पहचान करनी है। तो शुद्ध व्यंजन आपको जितने भी मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये जो हैं अगर हम इन्हें ऐसे ना लिख करके अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या होगा? तो भी बात यही है, लेकिन जब भी अकेला व्यंजन लिखा जाता है, जब भी अकेला व्यंजन लिखा जाता है मतलब शब्द से बाहर लिखा जाता है, तो कभी भी आप उसको इस रूप में नहीं लिखेंगे, आप उसको हमेशा हल के रूप में लिखेंगे। इस तरीके से आप उसको लिख रहे होंगे अगर आप अकेला व्यंजन लिखते हैं तब। आज की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। जहां भी आपको जो भी दिक्कत दिखाई दे, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको जो जहां समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहां तक के लिए बात क्लियर हुई? तो ये भी शुद्ध व्यंजन है, ये भी शुद्ध व्यंजन है, ये भी शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ये वर्ण है, और ये कैसे वर्ण है? ये व्यंजन वर्ण है, क्योंकि वर्ण कैसी इकाई होती है? स्वतंत्र इकाई होती है। तो ये इस समय कैसी इकाई के रूप में है? ये स्वतंत्र इकाई के रूप में है। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? व्यंजन का अर्थ, व्यंजन की परिभाषा आपको समझ आ गई या नहीं समझ आई? जल्दी बोल दीजिए, आ गई? चलिए, अगर इसकी परिभाषा और इसके रूप अगर आपको समझ आ गए हों तो इससे आगे अब हम चलते हैं कि हमें व्यंजनों को किस रूप में पढ़ना है, कितने प्रकार से बांट के हमें पढ़ना है, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर व्यंजनों की संख्या का वर्गीकरण देखना है। क्या देखना है? व्यंजनों की संख्या का वर्गीकरण देखना है। कैसे कैसे देखेंगे? जैसे हेडिंग आप डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं व्यंजनों की संख्या का वर्गीकरण। व्यंजनों की संख्या का वर्गीकरण। अभी हम व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा, हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? व्यंजनों की संख्या का वर्गीकरण। अभी हम संख्या जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे? अभी हम संख्या जानेंगे, क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कहीं पे 33 आती है तो कहीं पे 35 आती है, तो कहीं पे 37 आती है, तो कहीं पे 41 आती है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, गलत भी पढ़ लेते हैं। किताबों में गलत दिया होता तो गलत पढ़ लेते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिएगा, आप विश्वास रखेगा। एक बार कंप्लीट हिंदी यहाँ पढ़ने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस जो है स्वयं में दिखने लगेगा कि अब हमारे अंदर पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। तो इसलिए चलिएगा, जुड़ते हैं इस कड़ी में आगे जुड़ते हैं। देखिए, पहली संख्या जब भी आपसे पूछी जाएगी तो पहली संख्या पूछने में वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई ये बता दीजिए कि भाई मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। वो आपसे क्या पूछ सकता है? मूल व्यंजन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मूल व्यंजन। या वो कह सकता है कि भाई परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं। परंपरागत व्यंजनों की वो संख्या भी दे सकता है, ठीक है। परंपरागत व्यंजनों की संख्या भी आपको वो दे सकता है, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी ये रहेगी। इस तरीके से कुछ वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भी मूल व्यंजन बता दीजिए या परंपरागत व्यंजनों की संख्या क्या होती है वो बता दीजिए। अभी आप इससे पहले जो पढ़े थे तो वहां पे मैंने स्वरों की संख्या बताई थी और यहाँ पर ये किसकी संख्या है? व्यंजनों की संख्या है। लेकिन जब हम अपनी कंप्लीट वर्णमाला जब पढ़ेंगे लास्ट में जाकर के, तो इन दोनों को मैं आपको कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब भी हम अगर किसी भी वर्णमाला में अगर हम वर्णों की गणना करते हैं तो दो आधार पे करते हैं, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, आपको कहीं भी कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। केवल आप देखते रहिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। देखिएगा, मूल व्यंजन या परंपरागत व्यंजन जैसे ही आपसे पूछेगा तो आपका जो आंसर हो जाना चाहिए वो 33 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आपसे 33 हो जाना चाहिए, ठीक है।
33, ठीक है। चलिए अब ये जो 33 हैं, तो 33 को हम विभाजित करते हैं, भी 33 तो हैं, लेकिन हमें कौन कौन से व्यंजन पढ़ने हैं जरा वो भी तो बता दीजिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ 33 में कौन कौन से हैं। तो पहले हम इसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे तो वो होंगे अपने स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। क्या होंगे? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होंगे, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होंगे, ठीक है भाई। पहले कौन से पढ़ेंगे हम? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए इनकी परिभाषा क्या होती है ना, वो हम सारे ही चर्चा करेंगे आगे। तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 25 होती है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या होती है तो वो 25 होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये बच्चा कैसे लेकर मैं तक होते हैं। कहाँ से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला स्पर्शी या पहला वर्गीय व्यंजन है वो कै है, और अंतिम वर्गीय व्यंजन या अंतिम स्पर्शी व्यंजन जो है वो अपना मैं है। क्या है? वो अपना मैं है, ठीक है। यहां तक समझ में आई? चलिएगा इसके बाद जो हमें पढ़ना है, तो इसके बाद जो हम पढ़ लेंगे 25 ये व्यंजन हम अपने पूरे करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अंतस्थ, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और इनको हम यण वर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं तो इनकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है तो इनकी संख्या होती है 4। और ये कौन कौन से होते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आप देखिएगा। तो एक होता है अपना ये, एक होता है रे, एक होता है ले, और एक होता है वे। तो ये अपने क्या होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इनको हम यण वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यण वर्ण भी बोलते हैं। यण वर्ण हम इनको क्यों बोलते हैं, इसका रीजन जो आपको मिलेगा वो संधि में मिलेगा, संधि में मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। इसके बाद क्या करें? 25 और 4 29, अभी तो 4 बाकी हैं। और ये जो 4 हैं जल्दी से बोलो कौन से हैं? तो ये अपने 4 हैं जिनको आप नाम देते हैं ऊष्म या संघर्षी का। क्या नाम देते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? परिभाषा से आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ऐसी ऐसी परिभाषा में बता दूंगा जो आपने आज तक सुनी ना हो, ठीक है। चलिए इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी भी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये अपने तीनों से होते हैं, है ना। से और से, और एक अपना इसमें होता है। तो ये अपने क्या होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनको अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इनको सल वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल वर्ण बोलते हैं। और सल वर्ण क्यों बोलते हैं इसका उत्तर भी आपको मिलेगा आगे। तब तक आप देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। बताइएगा 33 संख्या सबकी समझ में आई कि नहीं, कि 33 में कौन कौन इंक्लूड हैं? अपने स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन 25 हो गए, और अंतस्थ व्यंजन 4 29 हो गए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन 4 हो गए। तो हम कह सकते हैं 25 ये पढ़ने हैं, 4 ये पढ़ने हैं, 4 ये पढ़ने हैं, तब जाकर के अपने मूल व्यंजन या परंपरागत व्यंजन बनकर के तैयार होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिना देखिए इसको जाइएगा नहीं, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। बोलो जल्दी से, एक वर्गीकरण आपकी समझ में आया? ये आ गया ना? चलिए मैं इसको साफ करता हूँ। अब इसके बाद जो हमें दूसरी संख्या कैसी मिलेगी, ये तो हमने संख्या जो 33 होती है उसके बारे में हमने पूरा जान लिया। अब ये जो 33 है तो ये तो हमें पता चल गया 33 किस तरीके से अपनी होने वाली है। लेकिन नंबर 2 जो अब हम पढ़ेंगे, नंबर 2 जो अब हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई
उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन सहित संख्या। ठीक है भाई, तो दूसरा जो आएगा जिसमें उच्छिप्त या जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है उनकी संख्या को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो तब संख्या क्या बनती है? तो बेटा अब जो संख्या अपनी बनेगी तो वो बनेगी अपनी क्या? 35। क्या बनेगी? 35 बनेगी। अब 35 में हमने 33 तो इससे पहले पढ़ लिए, 33 तो इससे पहले पढ़ लिए, तो अब जो हमें यहाँ पर दो देखने हैं वो दो कौन से होंगे? वो उच्छिप्त होंगे या द्विगुण। इनको उच्छिप्त भी बोला जाता है और इनको द्विगुण भी बोला जाता है। ये कौन से होते हैं इनकी चर्चा भी हम करेंगे यहीं पर, लेकिन इनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे हम आगे। तब तक आप देखते रहिएगा ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। तो ये जो दो होते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों अपने क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनका जो उद्भव हुआ है वो अपना हिंदी भाषा में हुआ है। इन दोनों का प्रयोग संस्कृत में कहीं से कहीं तक नहीं है, इसलिए इन दोनों को हिंदी की नव विकसित ध्वनि भी कहा जाता है। इन पर बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। इतनी बात है कि इसमें छोटी छोटी बात भी मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं कि कुछ लोग इनको बोलने में इनका उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं ना। तो ये उच्छिप्त या द्विगुण सहित इस तरीके से संख्या आपसे पूछेगा। जब भी उच्छिप्त को वो आपको इस साथ जोड़ेगा तो व्यंजनों की संख्या 35 बनेगी। 33 जो इससे पहले पढ़े हैं, दो अपने कौन से जुड़ गए? जो ये दोनों अपने क्या हैं? ये दोनों अपने उच्छिप्त हैं, है ना। क्या है? दोनों अपने ये उच्छिप्त हैं, या हम इन्हें नाम दे सकते हैं कि भैया ये द्विगुण व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। इनमें दो गुण हैं, इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे। बोले यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई ना। नंबर तीसरी संख्या पे चर्चा करते हैं। तीसरी संख्या की अगर हम बात करें, तीसरी संख्या का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा तो देख लो कैसे आएगा, और उसको हमेशा के लिए याद रखिए और आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए, जब भी आपसे पूछेगा कि भी आगत या गृहीत या विदेशज, ठीक है, विदेशज सहित व्यंजनों की संख्या। जब भी आपसे पूछेगा कि भाई या तो बता दीजिए कैसे भैया, आगत या गृहीत या विदेशज। आगत का मतलब आए हुए, गृहीत का मतलब ग्रहण किए हुए, विदेशज का मतलब विदेश के। जितने व्यंजन हमने इसमें जोड़ते हैं उनको जोड़ने के बाद संख्या कितनी बनती है वो हमें बता दीजिएगा। तो यहाँ पर वो जो संख्या बनती है तो फिर संख्या बन जाती है आपकी 37। ध्यान से देखिएगा 37 किस तरीके से बनेगी, 37 किस तरीके से बनेगी। अभी हमने 35 पढ़ी, इससे पीछे 35 इससे पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो 35 तो अपने वो हो गए। अब इसमें जुड़े कितने भैया? दो जुड़े। कितने जुड़े? दो जुड़े हैं, और वो दो ही तो कौन से हैं? वो दो ही तो अपने आगत या गृहीत या विदेशज व्यंजन हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिएगा। वो एक तो है आपका ये ज़, और एक आपका कौन है? ये फ। एक ज़ है और एक फ। उच्चारण में इनसे संबंधित कम से कम 4-5 ऐसी बातें हैं जो शायद आपने आज तक ना जानी हो, तो इसलिए इनके विशेष वर्गीकरण के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। तो ज़ और फ ये दो अपने कैसे व्यंजन है? ये विदेशज या आगत या गृहीत व्यंजन है। इनके नीचे तल बिंदु लगा है, इसलिए इनको तल बिंदु या नुक्ता बड़ भी हम इनको बोलते हैं। कौन सी भाषा के प्रभाव से ये आए हैं? तो ये आए हैं आपका अरबी फारसी भाषा के प्रभाव से। कौन सी भाषा से आए हैं? अरबी फारसी भाषा के प्रभाव से ये आए हैं। या तो अरबी भाषा में आएगा या फारसी भाषा। अरबी फारसी जो है दोनों मिश्रित रूप में ये बन करके आते, एक ज़ और एक फ।
एक जे और एक फे, ये जय नहीं है, जे। क्या है ये? जे, जे। ठीक है, तो वो संख्या यहां पर बनेगी। बोलो इतनी बात क्लियर? क्लियर। चलिएगा आगे देखिएगा कौन सी संख्या अब इसमें बन करके आती है। तो अपनी जो अब संख्या आती है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या संख्या आती है? देखिए नंबर 4 जो आती है, तो नंबर 4 आती है कुल व्यंजन। क्या आती है? कुल व्यंजनों की संख्या। कोई भी किताब, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन अगर आपका ना बने तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा आपसे, कितने होते हैं कुल व्यंजन, तो आपका आंसर होगा कि कुल व्यंजन होते हैं 41। क्या होते हैं? 41 होते हैं कुल व्यंजन, 41 होते हैं। कौन से होते हैं कुल व्यंजन? तो बेटा अभी हमने पीछे पढ़ के आए कितने व्यंजन? 37 व्यंजन अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, और 37 में जब हम 4 जोड़ देते हैं तो बन जाता है 41। आप कह रहे होंगे कि भाई ये 4 कौन से वाले हैं, हम कहाँ से देखें 4 कौन से हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है, और ये जो 41 है तो उसमें 4 जो जुड़े हैं ना, तो वो अपने संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन अपने होते हैं। अब तो समझ में आ गया, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त स्वर हमने पढ़े थे तो वो भी 4 होते हैं, और अपने संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में तो मैं बहुत जानकारी पढ़नी है। तो एक अपना होता है जो कक्षा वाला 6 होता है ना, जो क्षत्रिय में लिखता है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका ज्ञानी वाला है एक ये होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो त्रय त्रिशूल वाला है वो होता है, और उसके बाद देखेंगे तो एक श्री वाला जो श्रय होता है वो ये होता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब ये एकल व्यंजन नहीं है। कैसे नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड, ये एकल व्यंजन नहीं है। एकल व्यंजन नहीं है। तो एकल व्यंजन कौन से होते हैं? तो एकल व्यंजन वे होते हैं जो केवल और केवल एक ही हो। अब ये जो हैं ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर बने हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये कभी भी एकल व्यंजन में काउंट नहीं होते हैं। ये कभी भी एकल व्यंजन में काउंट नहीं होते हैं। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आज हम जो है वो यहीं तक रहने देते हैं। केवल आप संख्या को डिफाइन कीजिए, संख्या के बारे में आप इसको जानिए, और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो अपने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और व्यंजनों का वर्गीकरण हमें जो शुरू करना है वो स्पर्शी व्यंजनों से लेकर अपना अंत तक संयुक्त व्यंजनों तक जाना है, और इसके बाद अपनी कहानी को समाप्त करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।